of new partner, retirement or death of a partner. Last point is purchase or sale of business or merger of two business. इसका मतलब क्या? Suppose a business that is running at Madanganj Kishangarh. Now the owner of that business wants to sell off that business, including shop. Then how price can be determined? अब प्राइस कैसे डिटरमिन हो, कैसे डिसाइड हो कि इतना अमाउंट इस पे इसको बेचना चाहिए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि रात को सपना आया और सुबह लिख दिया 5 करोड़, मालूम पड़ा कि वहां तो वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा कहीं नहीं है, तो 5 करोड़ लिखने से क्या होगा? बिकेगी नहीं दुकान। या वैल्यू जो है 5 करोड़ की, अपने लिख दिया 1 करोड़, तो उनको लॉस हो जाएगा 4 करोड़। तो कैसे डिसाइड करें कि हम अपने बिजनेस, रनिंग बिजनेस को बेचना चाहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? देन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू। ऑलरेडी आई हैव सेड गुडविल मीन्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस और पर्सन। उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी से डिसाइड होता है कि उस फर्म की गुडविल कितना है। अगर परचेज करना है तो क्या करेंगे? उस लोकेशन में बिजनेस की वो देखेंगे कि कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है यहाँ पर, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि यहाँ पर इसकी कीमत इतनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? मैंने कहा कि जब भी कोई दो बिजनेस को मर्ज करना हो या एक बिजनेस किसी को सेल करना हो, तो परचेजर और सेलर दोनों गुडविल के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। और गुडविल का मतलब पहले अपन ने पढ़ा कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कि जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि वहां पर वैल्यू कितनी है। अगर एक दुकान मदनगंज किशनगढ़ पे है तो नेचुरली उसकी जो कॉस्ट होगी वो करोड़ों में होगी। एक हमारी स्कूल के पास, रेलवे फाटक के पास कोई शॉप है तो नेचुरली वहाँ पर सेल कम होती होगी, तो वहाँ पर उसकी लोकेशन थोड़ी सी इंफेरियर है, उसकी वैल्यू कम है, तो वहाँ पर उस दुकान की वैल्यू भी कम होगी। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट आ रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मेथड्स। मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स, एक पेन लेके आता हूं। अब कौन कौन से मेथड हैं? देयर आर थ्री मेथड। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज, सिंपल एवरेज पढ़ा होगा 11th क्लास में, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालने? सपोज नंबर नंबर से डिवाइड कर देते हैं। सपोज सचिन तेंदुलकर हैज मेड in first inning, in one inning 40, in next 60, in next 120, then what is the average? 40, 60, 120. Total of runs divided by number of innings. क्लियर? यही करते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना हो क्या करेंगे? सारे प्रॉफिट का टोटल मीन्स टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सारे साल के प्रॉफिट का टोटल करेंगे और नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एवरेज। अब ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम होती है, ईयर परचेज। ईयर परचेज मीन्स period which is required to establish that type of business in the beginning। कोई भी बिजनेस
शुरू होते ही प्रॉफिट अर्न नहीं करता है। पढ़ा है ना अपन ने कि आज अगर बिजनेस शुरू किया तो ऐसा नहीं कि आज ही से उसमें 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट होने लग जाएगा। साल इनिशियली तो क्या होता है कि 2-3 साल तक तो उस बिजनेस को जमने में टाइम लगता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो 1 साल में जम जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 3-4 साल में जमते हैं, कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं जो 10-10 साल तक पहले एस्टेब्लिश होते हैं, फिर 11वें साल से प्रॉफिट देना शुरू करते हैं। तो मीन्स ईयर परचेज मीन्स पीरियड विच इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश दैट टाइप ऑफ बिजनेस इन द बिगिनिंग। यानी उस बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में, जमने में शुरू में कितना टाइम लगता है, तो वो अपने पास दे रखा होता है, उसको अपन कहते हैं ईयर परचेज। तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ईयर परचेज। क्वेश्चन में दे रखा होता है ईयर परचेज, और ईयर परचेज का मतलब मैंने बताया कि पीरियड विच इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द टाइप ऑफ बिजनेस इन द बिगिनिंग। ये पॉइंट क्लियर है क्या पहले? ठीक है। एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क? मैंने ये कहा कि अब तो किताब में दे ही नहीं रखा जो मैंने तुम्हें समझाया कि ईयर परचेज का मतलब क्या। आपके पास तो केवल ये लिखा होगा ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई, 4 ईयर परचेज 4 से मल्टीप्लाई। तो जितना ईयर परचेज दे रखा है उतने से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे एक्स एंड वाई फर्म, देयर प्रॉफिट ऑफ 2010, 11, 12, पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख, फिर 120, और फिर ये 80,000। और फिर दे रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर परचेज, तो जो भी एवरेज आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। 3 ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई करना। 2 ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले एवरेज निकालो, कितना एवरेज आएगा? 1, 120, 80, कितना हो गया? 3 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। यानी इंटू 4, then goodwill is equal to 1 lakh into year purchase, that is 4, and it is 4। समझ में आया? करो पहले इसको, फिर आगे काम करो। जल्दी करो, 1 मिनट। लिख लिया? हाँ, क्या? एवरेज प्रॉफिट। आप पेज नंबर निकालो 3.28 बुक का। अब देखो क्या लिखा है। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज निकालना है। क्या हुआ? पेज नंबर 3.28, 3.28। Goodwill is to be valued at 3 ईयर purchase of the
4-year average profit. Profit of last 4 years were as follows: 12,000, 18,000, 12, 18, 16, 14. 12,000, 18,000, 16,000, 14,000. 4 साल का प्रॉफिट है टोटल 30, 30, 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4, कितना आएगा? 15,000। ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब कितना ईयर परचेज दे रखा है? 3 year purchase. Then goodwill is equal to into 3. Goodwill is equal to 15,000 into 3. It is 45,000. Is it clear? क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का बिजनेस को शुरू में 3 साल लगे बिजनेस को जमने में? नहीं, 3 year परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 years। 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज, उसका 3 year परचेज। आगे बात समझ में? करो जल्दी। हो गया? क्या कह रहे हो? क्या काय का फॉर्मेट? ये तो कैलकुलेशन है केवल, अकाउंटिंग थोड़ी है अभी। देखो नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year 5 years फॉर एज फॉलोज। गुडविल 4 year परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 5 years। 5 साल का टोटल करो, 4 लाख, 3,98,। देखो कितना कितना दे रखा है। 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 और 5 लाख। टोटल करो, 1395, 798, 21,93,000 और डिवाइडेड बाय 5। 4 लाख, ये दिस इज एवरेज प्रॉफिट 4,38,600। अब जितना ईयर परचेज दे रखा उससे मल्टीप्लाई करना। कितना ईयर परचेज है? हाँ भाई, 4 year परचेज इंटू 4, तो गुडविल इज इक्वल टू इंटू 4। ये हो जाएगा 0, 0, 17,54,400 करो।
गया भाई? हैव यू कंप्लीटेड? ओके, नेक्स्ट, calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of average profit of preceding 5 years. अब यहाँ पर 1 साल का लॉस दे रखा है, यानी प्रॉफिट माइनस में। क्या करेंगे? प्लस वाले को एक टोटल करेंगे, माइनस वाले को उसमें से लेस कर देंगे। देखो 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, पहले टोटल करो। 8, 15, 23, 31, 41, 45, 55, 8, 23, 31, 41, 41, 44, 54। तो प्लस वाला तो हो रहा है 54, माइनस का है 4, तो नेट कितना आ जाएगा? 50 लाख। और कितने ईयर से डिवाइड करना है? जितने साल का प्रॉफिट लॉस है, 5 डिवाइड 5 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट 10 लाख एंड गुडविल इज 3-year परचेज, कितनी आएगी गुडविल? हो गया आंसर। करो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से करो। अब और समझना है, वो थोड़ी सी बात और है। ऑलवेज प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल, केवल नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए जो हर साल होता है। यानी किसी भी साल में अगर कुछ एबनॉर्मल इंक्लूड है, दैट शुड बी एडजस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज प्रॉफिट ड्यू टू सेल ऑफ मशीनरी, ये एबनॉर्मल गेन है, हर बार नहीं होगा प्रॉफिट, और ये आपका बिजनेस का प्रॉफिट भी नहीं। सपोज अपना बिजनेस मार्बल का है, तो अपनी जो गुडविल बननी चाहिए मार्बल के बिजनेस से बननी चाहिए या मशीन बेचने के बिजनेस से बननी चाहिए? ठीक है ना? अगर मार्बल का प्रॉफिट अपने पास आ रहा है एवरेज 1 लाख, और मालूम पड़ रहा है कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट तो एक मशीन को बेचने से है, तो जो प्रॉफिट अपने बिजनेस का है ही नहीं, उससे अपनी गुडविल बनती नहीं है। अपनी अपनी गुडविल किससे बनेगी? जो अपना बिजनेस है। अगर मार्बल बेचने से प्रॉफिट हो रहा है तो अपनी गुडविल भी इंक्रीज होगी, पर अपने मार्बल के बिजनेस में तो प्रॉफिट हो रहा है कम, ब्याज आने से ज्यादा आ रहा है, ब्याज से अपना प्रॉफिट बढ़ रहा है, या रेंट आने से अपना बढ़ रहा है प्रॉफिट। तो रेंट और इंटरेस्ट ये अपना बिजनेस का पार्ट ही नहीं है। तो जो अपना बिजनेस का पार्ट नहीं है उसको इसमें रहना देना चाहिए या हटा देना चाहिए? यही है, मीन्स ऑलवेज एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉसेस और नॉन ट्रेडिंग इनकम और एक्सपेंडिचर आर टू बी एडजस्टेड। यानी हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो जब भी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले एबनॉर्मल चीजें हटानी है। प्रॉफिट पहले से इंक्लूड होता है, एबनॉर्मल गेन इंक्लूड होता है, तो एबनॉर्मल गेन को हटाना है यानी माइनस करना है। अगर एबनॉर्मल लॉस दे रखा है जो पहले से माइनस किया हुआ है, तो वापस क्या करना है? प्लस। मींस वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट प्लस abnormal losses minus abnormal gain, या एक और नॉन ट्रेडिंग इनकम, और नॉन ट्रेडिंग इनकम है तो उसको भी लेस करते हैं, और ऐसा ही कोई नॉन ट्रेडिंग लॉस है तो उसको लेस करते हैं, सॉरी प्लस नॉन ट्रेडिंग लॉसेस। ये क्लियर है बात? तो कुछ भी ऐसा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी ऐसा जो कभी कभार होता है। फॉर एग्जांपल, लॉस बाय फायर, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया पर्टिकुलर ईयर में। अब ये लॉस अपना हर साल का नहीं है, 1 साल हो गया लॉस, उसके कारण उस साल का प्रॉफिट इफेक्ट हुआ। ऐसा थोड़ी कि हर 15 अगस्त को या 31 दिसंबर को हमारे गोडाउन में आग लगना डेफिनेट है, ऐसा होता नहीं है ना। आग तो कभी 10-15 साल में शॉर्ट सर्किट हो जाता तो लग जाती है।
तो वो एबनॉर्मल लॉस है। तो ऐसा पर्टिकुलर लॉस किसी भी ईयर में दे रखा तो उसको एडजस्ट करना। एडजस्ट का मतलब उल्टा करना। लॉस है तो वापस प्लस करना है। ऐसी कोई इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी असेट्स, या कोई इंटरेस्ट, या कोई डिविडेंड, या कोई ऐसा कोई भी इनकम है और गेन है तो उसको लेस करते हैं। ये समझ में आया कि मैंने क्या कहा? पहले ये समझ में आया कि एबनॉर्मल, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? हाँ, अब आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे आएगी प्रॉब्लम। देखो क्या दे रखा है, और इसके एक दो क्वेश्चन बाद है, आगे आएगी। निकालो क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी, अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। दे डिसाइड टू टेक डीप इनटू पार्टनरशिप। पहले ये क्वेश्चन करा दूं जो मैंने अभी समझाया पहले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन निकालो पहले, क्वेश्चन नंबर 8। Madhu and Vidhi are partners sharing profit 3:2. They decided to admit Manu as new partner. Manu will be given 2/5 share in the profit. Goodwill of the firm valued at 2-year purchase of the average profit of last 3 years normal average profit. हमेशा नॉर्मल ही लेना होता है। अब प्रॉफिट दे रखा है अपने पास 21, 20 और 19। 2021, 2020 और 2019 क्या क्या दे रखा है? 30,000, 30,000 ये प्रॉफिट है, 80,000 माइनस में, और 19 में दे रखा है 1,10,000 ये प्रॉफिट है। जहाँ कुछ नहीं लिखा हो प्लस में। अब देखो क्या दे रखा है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, 2021 में लॉस बाय फायर हो गया। ये एबनॉर्मल है, हर साल थोड़ी आग लगती है, कभी कभार लगती है। ये आग नहीं लगती तो प्रॉफिट कितना होता? 40,000 ज्यादा होता। तो हम क्या करेंगे, प्लस 40,000। तो एवरेज कितना हो, अभी इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 70,000। एबनॉर्मल लॉस है, वापस प्लस। अगली बार में दे रखा है माइनस में 80,000 लिखा, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। 1,10,000 ये लॉस इसलिए आ गया क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में अपन को 1,10,000 पे जो लोग रिटायर हुए उनको देना पड़ा, उससे लॉस हो गया। तो हर साल थोड़ी रिटायर होते हैं, तो ये अपना एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर। तो क्या करेंगे, वापस प्लस। तो एबनॉर्मल है तो वापस प्लस कर दिया एक्सपेंडिचर। तो ये 80 तो प्लस में क्या आ गया, 30। ये समझ में आया पहले दो दो पॉइंट? वन लैख सॉरी 1,10,000, इसमें प्रॉफिट दे रखा है 30,000। ये प्रॉफिट इंक्लूड है, और ये प्रॉफिट हर साल नहीं होता है, कभी कभार होता है। तो ऐसा एबनॉर्मल गेन है तो लेस, लेस 30,000, क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन। ये कितना आ गया, 80,000। अब इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 1,80,000। ईयर कितने हो गए, 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। कितना ईयर परचेज है, 2-year परचेज। तो ये हो गया अपने पास, गुडविल इज इक्वल टू 60,000 इंटू 2, 1,20,000। बस यही निकला है अपन से। तो गुडविल, तो वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 1,20,000। देखो ये समझ में आया क्या? पहले वो प्रॉफिट है ना, उसमें लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स 30,000। कोई मशीन को बेच दिया, कोई बिल्डिंग को बेचने से प्रॉफिट हो गया 30,000। और हमारा बिजनेस मशीन या फिक्स्ड असेट बेचने का नहीं है, ये हमारे बिजनेस की इनकम ही नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम। तो मैंने बताया कि ऐसी कोई भी इनकम जो कभी कभार होती है, जो अपने बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको हटाना पड़ता है, लेस कर दिया। ठीक है, तो क्या कह रहे हो?
Normal profit plus abnormal losses. Normal profit is equal to net profit plus abnormal losses plus non-trading losses minus abnormal gain or non-trading income. ठीक है, मंडे को देखते हैं क्या करना है। मंडे को आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।